हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है दिल है हमारा खिलौना नहीं। स्वाति बोली, अरे रेणु, क्या बात है, आज तो जच रही है। आय हाय, किसी की नज़र ना लगे। रेणु बोली, मिल गई तुझे फुर्सत मेरे लिए। स्वाति बोली, गुस्सा क्यों होती है मेरी जान, तूने शादी इतनी हड़बड़ी में की कि हजारों काम छोड़कर मुझे आना पड़ा। अब वहाँ बॉस के फ़ोन पर फ़ोन आ रहे हैं और यहाँ तेरी शादी के हजारों काम। जब से आई हूँ तेरे ही कामों में लगी हूँ मैडम। रेणु मुस्कुराते हुए बोली, बेस्ट फ्रेंड बनना इतना आसान है क्या डियर। स्वाति उसको गले लगाते हुए बोली, हाँ ये तो बिल्कुल सही कहा तूने, लेकिन एक बात तो बता यार, ये शादी का प्लान इतनी अचानक से। रेणु बोली, सब बताती हूँ, पहले तो शांति से कुछ देर बैठ तो सही। स्वाति पास में रखी कुर्सी पर बैठते हुए बोली, ले बैठ गई। अब ये बता, ये सब क्या माजरा है, इतनी भी क्या जल्दी थी जान मेरी। अरे थोड़ा वक्त तो दिया होता मुझे भी तैयारी का। रेणु बोली, तू तो जानती है डियर राज के बारे में। स्वाति बोली, हाँ पर तूने तो कहा था वो अभी शादी नहीं करना चाहता, पहले सेटल होना चाहता है, फिर अचानक। रेणु बोली, हाँ डियर, वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि अचानक से उसने शादी का बोला। मैं तो खुद बहुत सरप्राइज हो गई थी जब उसने कहा पिछले 2 साल से हम रिलेशन में हैं और इन 2 सालों में मैंने न जाने कितनी बार उसे शादी के लिए कहा। हर बार वो यही कहता था कि पहले कुछ करने दो, अच्छी नौकरी लगने दो। स्वाति बोली, तो क्या उसे कोई जॉब मिल गई है। रेणु बोली, नहीं डियर। स्वाति बोली, तो फिर तुमने पूछा नहीं कि अचानक कैसे हाँ कर दी। रेणु बोली, पूछा, बहुत बार पूछा डियर। उसने कहा बहुत जल्द एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब मिलने वाली है, इसलिए अब शादी का सोच लिया है। स्वाति बोली, कौन सी कंपनी, कुछ बताया उसने। रेणु बोली, नहीं सीआईडी अफसर, इतना सब नहीं पूछा मैंने। तू भी ना हर बार की तरह बस सवाल पे सवाल करती रहती है। क्या तू खुश नहीं है मेरी शादी से। स्वाति बोली, अरे नहीं मेरी जान, ऐसा नहीं है, बस सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो गया ना, इसलिए। मैं तो बहुत खुश हूँ कि तूने जिससे प्यार किया उससे ही तेरी शादी हो रही है। बहुत किस्मत वाली है तू मेरी जान, काश अपनी भी ज़िंदगी में कोई ऐसा चाहने वाला आ जाए। रेणु बोली, डोंट वरी डियर, तुझे भी मिलेगा, लेकिन अपना वादा याद है ना, जब भी मिलेगा सबसे पहले मुझे बताएगी। स्वाति बोली, हाँ मेरी जान याद है, अच्छे से याद है, लेकिन पहले मिलने तो दे। दोनों सहेलियां मस्ती करते हुए आपस में बतिया रही थी कि तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। तुम दोनों का भरत मिलाप हो गया हो तो मैं अंदर आ जाऊं। रेणु आवाज़ सुनते ही दौड़ती हुई आवाज़ की तरफ गई। रेणु ने वहाँ खड़े सस को झट से अपने गले से लगा लिया और रोने लगी और रोते रोते बोली, मुझे तो लगा आप आओगे ही नहीं भाई। ऋतिक बोला, बहन की शादी हो और भाई ना आए, ऐसा कभी हो सकता है क्या पगली। अब रोना बंद कर, वरना तेरा मेकअप खराब हो जाएगा और मुझे हर बार की तरह पापा की डांट खानी पड़ेगी। रेणु मुस्कुराते हुए थोड़ा दूर हुई और यहाँ वहाँ नज़रें घुमाकर बोली, भाभी नहीं आई। ऋतिक बोला, नहीं वो नहीं आई, लेकिन मैं हूँ ना, टेंशन मत ले, समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। अभी तू स्वाति के पास बैठ, मैं बाकी सब से मिल लेता हूँ। ऋतिक ने रेणु के माथे पर किस किया और कहा, बहुत खूबसूरत लग रही है आज मेरी छिपकली, ऊपर वाला तुझे हमेशा खुश रखे। ऐसा कहकर ऋतिक वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद रेणु स्वाति के पास आई, लेकिन स्वाति जैसे कहीं खोई हुई हो। रेणु बोली, हेलो डियर, कहाँ खो गई। स्वाति बोली, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो सब छोड़ और बता, हनीमून का क्या प्लान है जान, तुझे तो राज ने सब पहले ही बता दिया होगा। रेणु मुस्कुराते हुए बोली, स्वाति तू भी ना कभी नहीं सुधरेगी। फिर दोनों जोर से हंसने लगे और इधर ऋतिक वहाँ से बाहर सभी कामों में हाथ बटाने लगा। शादी वाला घर था, 100 काम होते हैं। मनीष ऋतिक का लंगोटिया दोस्त है। मनीष बोला, क्या बात है यार, भाभी को साथ नहीं लाया। ऋतिक बोला, अरे मनु तू कैसा है यार, तू यहाँ अभी।
मनीष बोला, हेलो, शायद तू भूल रहा है, रेणु तेरी ही नहीं मेरी भी बहन है और अंकल ने मुझे खास न्योता भी दिया था काम संभालने के लिए, पर अब तू आ गया है तो। ऋतिक मुस्कुराते हुए बोला, अरे यार मैं आ गया हूँ तो क्या, शादी में हजारों काम होते हैं, पता है ना, और फिर एक ही तो बहन है हमारी, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। चल अभी बातें बंद कर और काम पर लग जा। मनीष बोला, हाँ वो तो ठीक है, पर तूने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ऋतिक बोला, अरे नहीं यार, तुझे पता है अभी क्या बताऊँ तुझे, मैं यहाँ आया वही गनीमत है, वो तो मुझे भी रोक रही थी, पर चल छोड़। मनीष बोला, ऋतिक तू खुश है? ऋतिक बोला, क्या फ़र्क पड़ता है यार, मैं खुश ना भी हुआ तो मैं किसी से कुछ कह तो नहीं सकता, क्योंकि सबके खिलाफ जाकर मैंने अपनी मर्जी से शादी की थी। मुझे थोड़ी पता था शादी के बाद मैं अपने ही परिवार से दूर हो जाऊंगा। मनीष बोला, वो तो है यार, शादी से पहले जब मैं भाभी से मिला था मुझे भी कभी नहीं लगा था कि उनकी सोच ऐसी है। सच में यार, किसी के दिल में क्या चल रहा है कुछ पता नहीं चलता। शादी से पहले घर परिवार रिश्ते नाते अपने दोस्ती की इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाली अचानक से ऐसे बदल जाएगी। ऋतिक बोला, अचानक से कुछ नहीं होता यार, सब सोची समझी साजिश थी। तुझे पता है आज मैं अगर उसके साथ हूँ तो सिर्फ रेणु की वजह से। उसने मुझे घर छोड़ने से पहले कसम दी थी कि भाई कुछ भी हो जाए आप भाभी को कभी अकेला मत करना, पापा की चिंता बिल्कुल मत करना, मैं उनका ध्यान रखूंगी, भाभी को हर खुशी देना। हर लड़की अपने पति से ही सारी उम्मीदें रखती है और उसकी वजह से ही मैं खामोशी से उसे हर खुशी दे रहा हूँ। आज मुझे वो मेरी बहन की शादी में आने से रोक रही थी। मनीष धीमी आवाज़ में बड़बड़ाते हुए बोला, सच बोलूँगा यार, तेरी ये हालत देखकर सोचता हूँ काश मैंने तुझे वक्त पर सब बता दिया होता तो। ऋतिक बोला, क्या मतलब, क्या बता दिया होता? मनीष बोला, कुछ नहीं, चल छोड़ अभी और काम कर, मैं अंकल से और रेणु से मिलकर आता हूँ। ऋतिक बोला, हाँ पर तू अभी कुछ बोल रहा था, क्या बात है, तू मुझसे कुछ छिपा रहा है? मनीष बोला, नहीं यार कुछ भी नहीं, तुझसे क्या छिपाऊंगा, तू भी ना कुछ भी सुनता है, चल मैं आता हूँ सबसे मिलकर। ऋतिक बोला, ठीक है, सुन जल्दी आना, वो स्वाति के साथ गप्पे लड़ाने मत बैठ जाना, तुम दोनों का भी ना पता नहीं क्या चल रहा है सालों से, शादी क्यों नहीं कर लेता तू उससे? मनीष बोला, ऐसा कुछ नहीं है ऋतिक, जैसा तू सोच रहा है, मैं पहले भी तुझे बता चुका हूँ। ऋतिक बोला, वही तो मैं सोचता हूँ, अगर कुछ नहीं है तो तुझे देखकर उसके चेहरे पर वो रौनक क्यों आ जाती है? मनीष बोला, क्या यार कुछ भी बोलता रहता है तू, मैं चलता हूँ अभी, वरना तू सवाल पे सवाल करता रहेगा। मनीष वहाँ से सीधे रेणु के कमरे की ओर चल दिया। मनीष बोला, हेलो लिटिल सिस्टर, क्यों ऋतिक आया तो अपने इस भाई को भूल गई थी क्या? आवाज़ सुनते ही स्वाति दौड़ती हुई मनीष के पास आई। क्या डियर, इतनी देर, अपनी ही बहन की शादी में कोई इतनी देर से आता है क्या? मनीष ने स्वाति को गले से लगाकर कहा, आई एम सॉरी डियर, लेकिन क्या है ना, बाहर मुझे किसी ने रोक लिया था। स्वाति बोला, किसने? मनीष बोला, ऋतिक ने। रेणु बोली, अब आप दोनों का भरत मिलाप हो गया हो तो मैं भी आऊँ? मनीष और स्वाति दोनों मुस्कुराते हुए उसके पास गए और तीनों ने एक दूसरे को गले से लगा लिया। कुछ देर बाद तीनों बात करते हुए स्वाति बोली, मनीष तुमने कुछ बताया तो नहीं ना? मनीष बोला, नहीं डियर, लेकिन सोचता हूँ बता दूँ। स्वाति झट से उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, नहीं मनीष, तुम्हें कसम दी है मैंने, याद है ना, तुम ही तो मेरे हमराज हो डियर। तभी कमरे में ऋतिक आ जाता है। वो देखता है कि स्वाति और मनीष ने एक दूसरे का हाथ थामा हुआ है और दोनों बहुत करीब बैठे हुए हैं। ऋतिक बोला, मनीष बाहर चल, पापा बुला रहे हैं। ऋतिक को देखकर स्वाति झट से मनीष का हाथ छोड़ देती है। मनीष ऋतिक के साथ बाहर चला आता है। बाहर आते ही ऋतिक बोला, तू यहाँ अपनी रासलीला रचाने आया है या बहन की शादी का काम करने? मनीष बोला, ऋतिक प्लीज़ यार, तू क्यों बार बार मेरे और स्वाति के रिश्ते को गलत नज़र से देखता है? ऋतिक बोला, जो देखूंगा वही तो बोलूँगा ना, हाथों में हाथ, हमराज, ये सब क्या है? मनीष बोला, छोड़ यार, तू नहीं समझेगा।
मनीष वहाँ से चला गया और रेणु के पिता से मिलकर शादी के कामों में लग गया। रेणु के पिता दिनकर गुप्ता एक सरकारी कर्मचारी रह चुके थे। रिटायर होने पर भी हर महीने आने वाली पेंशन से उनका अच्छे से खर्च चल रहा था। और फिर बेटी की शादी के लिए तो हर बाप सालों से पूंजी जमा करता ही है। अच्छा घर मिलने पर हर बाप अपनी बेटी की शादी करता ही है, चाहे वो उससे कितना भी मोह क्यों ना रखता हो। दिनकर और रेणु भी ऐसे ही थे। रेणु बहुत छोटी थी तब उसकी माँ की एक बीमारी से मौत हो गई थी। तब से ऋतिक ने एक बड़े भाई की तरह और दिनकर ने माँ और बाप दोनों का फर्ज निभाते हुए रेणु को पाला पोसा बड़ा किया। आज उसकी शादी पर दिनकर भीतर से बहुत अकेला महसूस कर रहा था, क्योंकि ऋतिक पहले ही अलग रह रहा था। दोनों बाप बेटी ही थे जो एक दूसरे का सहारा बने हुए थे। ऋतिक बोला, क्या बात है पापा, आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? दिनकर बोले, कुछ नहीं बेटा, तू बता बहू कैसी है, साथ नहीं लाया? ऋतिक बोला, पापा आप तो जानते हैं उसकी जिद के आगे मेरी चली है। उसे छोड़ो पापा, मैं तो हूँ ना आपके साथ। और फिर रेणु भी तो पास में ही है, वो भी थोड़ी ना छोड़ेगी आपको। दिनकर बोले, हाँ वो तो है, तुम मिलाया उससे? ऋतिक बोला, हाँ पापा, बहुत प्यारी लग रही है शादी के जोड़े में। दिनकर बोले, चल बेटा, बारात के आने का समय हो गया है, बहुत काम बाकी है। दोनों बाप बेटे फिर से शादी के कामों में व्यस्त हो जाते हैं। चंद घंटे बाद बारात दरवाजे पर आती है। पूरे मंत्रोच्चारण रस्मों रिवाजों से रेणु और राज की शादी होती है। राज दिनकर जी के पास की सोसाइटी में मिस्टर कैलाश वर्मा का बेटा पढ़ाई खत्म करके ही अमेरिका चला गया था। वहाँ की एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। साल में कुछ दिन अपने परिवार से मिलने आता है। रेणु और राज बचपन से एक दूसरे को जानते थे और पसंद भी करते थे, लेकिन अपने करियर की वजह से वो शादी के लिए हर बार रेणु को टाल देता था। इस बार आया तो बातों बातों में दिनकर और कैलाश ने दोनों का रिश्ता तय कर दिया। राज ने इस बार बिना आनाकानी किए मंजूरी दे दी। इतने पास में अच्छा घर मिलने से दिनकर की तो सारी चिंता दूर हो गई। टेंशन थी तो बस एक बात की कि कुछ महीनों बाद राज रेणु को भी अमेरिका ले जाएगा। लेकिन दिनकर रेणु के लिए बहुत खुश था कि उसे इतने अच्छे लोग मिले। शादी के सभी काम सही से हो जाने पर दिनकर बहुत खुश था। बेटी की शादी तो हर बाप का अरमान होता है, लेकिन उनके लिए सबसे मुश्किल होता है बेटी को विदा करना। दिनकर भी इस पल के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। जैसे ही विदाई का समय हुआ, दिनकर सभी मेहमानों से बचकर चुपचाप अपने कमरे में चला गया। लेकिन वो ये भूल गए कि ये जितना मुश्किल एक बाप के लिए होता है, उससे कई गुना ज़्यादा मुश्किल एक बेटी के लिए भी होता है। रेणु अपने पिता से मिले बिना तो जाने वाली नहीं थी। ऋतिक और मनीष मौके की नज़ाकत को समझते हुए दिनकर को लेने गए। मनीष बोला, कल दरवाज़ा खोलिए, रेणु इंतज़ार कर रही है आपका। ऋतिक बोला, पापा प्लीज़ संभालिए अपने आप को, ये पल ऐसे रोने का नहीं है पापा। मनीष बोला, अंकल सभी मेहमान बैठे हैं प्लीज़। कुछ मिनटों बाद दिनकर ने अपने आप को संभालते हुए दरवाज़ा खोला और ऋतिक और मनीष के साथ विदाई समारोह में चला आया। रेणु दिनकर को आता देख दौड़कर उनके सीने से लग गई और बोली, पापा मुझसे कैसी नाराज़गी, आपको क्या लगा मेरी शादी हो गई तो मैं आपको भूल जाऊंगी? मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी पापा, कभी नहीं, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। ऐसा कहते कहते वो रोने लगी। उसको रोते देख दिनकर भी खुद को नहीं रोक पाया और वो भी फूट फूट कर रोने लगा। ऋतिक, मनीष, स्वाति और सभी मेहमानों ने बड़ी मुश्किल से दोनों को संभाला और रेणु की विदाई हुई। शादी का घर था। कुछ दिनों तक तो मेहमानों के साथ और ऋतिक के रहने से दिनकर का समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। कुछ दिनों बाद ऋतिक बोला, पापा अब मैं भी चलता हूँ, वरना शिल्पी फिर से बिगड़ जाएगी। आप टेंशन ना लो पापा, मैं मौका मिलते ही आता जाता रहूँगा। और फिर मनीष को भी बोल दिया है, आपको कुछ भी काम हो तो उसको बोल देना और अपना ध्यान रखना प्लीज़। दिनकर बोले, हाँ बेटा तू फिक्र मत कर, तू अपना घर संभाल, तू यहाँ आया है और इतना समय रहा, मेरे लिए वही बहुत है बेटा।
बहू का ध्यान रखना बेटा, और कोई लड़ाई झगड़ा मत करना उससे। ऋतिक दिन करके पाँव छूकर वहाँ से चला गया। वो दूसरे शहर में रहता था। मनीष बोला, स्वाति एक बात बोलूँ डियर? स्वाति बोली, हाँ बोल। मनीष बोला, यार मैंने इस बार ऋतिक को बहुत उदास देखा है। मानता हूँ उसने शादी अपनी मर्जी से की है, पर वो खुश नहीं लग रहा है। स्वाति बोली, सच बताऊँ तो मुझे भी बहुत अजीब लगा। वैसे चाहे तुम रिश्ता रखो ना रखो, पर शादी जैसे माहौल में भी उसकी वाइफ का साथ ना आना। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे और रेणु को भी बहुत बुरा लग रहा था। वो कुछ बोली नहीं, पर मैंने देखा था उसकी आंखों में। मनुष बोला, ताजुब तो मुझे भी हुआ। मैंने तो पूछा भी था, पर ऋतिक हर बार की तरह टाल गया। सच में यार, इंसान कब अचानक कैसे बदल जाए कुछ कह नहीं सकते। एक बात बोलो डियर, यार तुम्हें ऋतिक को बता देना चाहिए था। शायद आज उसकी ज़िंदगी कुछ और ही होती। स्वाति बोली, तुम तो सब जानते हो ना डियर, ऋतिक शुरू से ही मेरे बारे में कैसी सोच रखता है, और फिर कुदरत भी हर बार उसका साथ देती है, जिससे उसकी गलतफहमी और ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में हिम्मत ही नहीं हुई कभी। आखिर क्या बात है जिससे ऋतिक अनजान है? ऋतिक और शिल्पी का रिश्ता ऐसा क्यों है? रेणु की आने वाली ज़िंदगी कैसी होगी, जानते हैं कहानी में आगे। रेणु अपने ससुराल में फ़ोन पर, हेलो स्वाति, हाय मेरी जान। सॉरी, अब ये जान तो तू राज को और राज तुझे बोलता होगा ना? रेणु बोली, ओहो, तो मैडम को आज हमारी याद आ ही गई, शुक्र है। स्वाति बोली, अरे यार तुझे कैसे भूल सकती हूँ मैं? रेणु नाराज होते हुए बोली, रहने दे, ये मस्का अपने होने वाले पति को जाके लगाना, मुझे नहीं। स्वाति बोली, अरे यार नाराज क्यों हो रही है? रेणु बोली, अच्छा जी, तुम गलती करो और मैं नाराज भी ना हूँ, ये सही है। स्वाति बोली, ऐसा भी क्या कर दिया मेरी माँ? रेणु बोली, कहाँ पर है तू अभी? स्वाति बोली, मैं वो चाची के यहाँ। रेणु बोली, मुझे बताकर गई, मुझसे मिल कर गई? बोल, अब चुप क्यों हो गई? बोल, शादी क्या हुई, तूने तो पराया कर दिया। स्वाति बोली, अरे यार तू ससुराल में नई नई बहू बनी है, वहाँ का माहौल कैसा है, लोग कैसे हैं, अब ऐसे में मैं आऊँ अच्छा नहीं लगता। और फिर तू भी तो अमेरिका जाने की तैयारियों में लगी होगी। बस ये सब सोचकर ही। रेणु बोली, तुझसे किसने कहा कि मैं जा रही हूँ? स्वाति बोली, क्या मतलब? रेणु बोली, मैं नहीं जा रही हूँ डियर, अभी सिर्फ राज जा रहे हैं, अभी कुछ प्रोसेस बाकी है, मुझे कुछ महीनों बाद ले जाएंगे। स्वाति बोली, लेकिन तूने तो बताया था कि तो। रेणु बोली, हाँ बोला था, पर वो राज ने मुझसे झूठ कहा था। मुझे भी बहुत गुस्सा आया, पर उनके प्यार के सामने सब भूल गई। स्वाति बोली, रेणु तू खुश है ना? तू मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रही ना? रेणु बोली, खुश नहीं हूँ, बहुत खुश हूँ। राज बहुत प्यार करता है मुझसे, और घर के बाकी लोग भी बहुत अच्छे हैं। सच में मैं बहुत लकी हूँ यार। स्वाति बोली, भगवान से दुआ करूँगी तू ऐसे ही पूरी ज़िंदगी खुश रहे। चल अब तो नाराज नहीं है ना? रेणु बोली, तुझसे कितनी देर तक नाराज रह पाऊँगी मैं, लेकिन तू गई क्यों यार? स्वाति बोली, कुछ नहीं यार, बस अब वहाँ मन नहीं लग रहा था। रेणु बोली, तेरा भी ना, मुझे कुछ समझ नहीं आता है, तुझे अगर कोई समझ सकता है तो बस मनीष, दोनों ने एक स्वर में कहा। स्वाति हंसते हुए, चल अभी रखती हूँ, ख्याल रखना अपना, और जल्दी से गुड न्यूज़ भी देना। रेणु ने शर्माते हुए फ़ोन रख दिया। उसी वक्त राज भीतर आया। राज बोला, कौन था, किससे बात कर रही थी इतनी देर से? मम्मी ने 2 बार तुम्हें आवाज़ लगाई, सुना नहीं? रेणु बोली, स्वाति थी राज, और सच में मैंने सुना नहीं। राज बोला, चलो कोई बात नहीं, जाओ, मम्मी को कुछ काम है, और सुन जल्दी काम निपटा कर आना। रेणु बोली, हाँ। रेणु शर्माते हुए वहाँ से चली गई। कुछ घंटों बाद रेणु अपने कमरे में आई। राज बोला, बहुत देर लगा दी? रेणु बोली, हाँ वो कुछ काम आ गया था। राज बोला, ठीक है कोई बात नहीं, जाकर चेंज करके आ, मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। रेणु अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। कुछ मिनटों बाद वो राज के करीब लेट गई और बोली, एक बात पूछूं राज? राज उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोला, हाँ बोलो। रेणु बोली, कितना टाइम लगेगा सब प्रोसेस होने में? राज बोला, कम से कम 8-9 महीने या 1 साल, ज़्यादा से ज़्यादा। रेणु आश्चर्य से बोली, व्हाट,
इतना टाइम? लेकिन तुमने तो कहा था कुछ महीने लगेंगे। राज बोला, मैं अपनी तरफ से कोशिश तो कर रहा हूँ ना, पर इतना तो मान कर चलो। और अगर तुम्हें यहाँ बोरियत लगे तो अपनी मायके में रह लेना, मैं मम्मी से बात कर लूँगा ऐसा हो तो। और फिर मैं भी तो वहाँ अकेले रहूँगा ना जान, तुम्हारा साथ तो फिर भी पूरा परिवार है। रेणु कुछ देर खामोश रहने के बाद बोली, एक बात पूछूं राज? राज बोला, रेणु बोली, क्या हम फैमिली प्लानिंग करें? मेरा मतलब है हम प्रोटेक्शन इस्तेमाल ना करें। राज बीच में ही बोला, मैं अभी बच्चा नहीं चाहता, पहले तुम्हें तो वहाँ सेट कर लूँ, फिर सोचेंगे इस बारे में। रेणु बोली, लेकिन मैं सोच रही हूँ अगर तुम्हारे जाने से पहले हम इस बारे में। राज थोड़ा गुस्सा होते हुए, एक बार कह दिया ना, मुझे अभी और कोई टेंशन नहीं चाहिए, समझ में नहीं आता क्या? रेणु बोली, टेंशन? ये क्या बोल रहे हो राज? राज बोला, देखो रेणु, मुझे अभी बच्चे नहीं चाहिए, और अभी तो क्या, कम से कम 5-6 साल भूल जाओ इस बारे में, अभी और कोई बात नहीं, गुड नाइट, सो जाओ। राज मुंह फेर कर बेड के दूसरे किनारे पर जाकर सो गया। रेणु उसके करीब जाकर बोली, ओके बाबा, माफ़ करो, जैसा तुम बोलोगे वैसा करूँगी, लेकिन प्लीज़ मुझसे ऐसे नाराज़ मत हो, मेरी जान निकल जाती है, प्लीज़ राज, मान भी जाओ प्लीज़। राज ने पासा पलटा और रेणु को अपने सीने से टिका कर कहा, पक्का, जैसा मैं कहूँगा वैसा करोगे? रेणु बोली, पक्का, प्रॉमिस। राज बोला, तो फिर मैं जितने दिन भी यहाँ पर हूँ, वादा करो तुम उतने दिन कभी मना नहीं करोगी और मेरा मूड ख़राब नहीं करोगी। रेणु ने हाँ में गर्दन हिलाई और सौंप दिया अपने आप को राज के हवाले। कुछ दिनों बाद एयरपोर्ट पर राज को छोड़ने उसकी पूरी फैमिली आई थी। राज सभी से मिलकर फ्लाइट से अमेरिका रवाना हो गया। अमेरिका में राज एक छोटे से फार्म हाउस पर रहता था। विलियम्स बोला, हेलो ड्यूड, कम इन। राज भीतर जाते हुए बोला, हाय विली, ऑल थिंग इज राइट? विलियम बोला, यस ड्यूड, एवरीथिंग इज फाइन। राज बोला, वेयर इज लिली? विलियम्स बोला, वो किसी काम से बाहर गई है, कुछ देर में आएगी, तुम आराम करो। राज बोला, ओके। राज फार्म हाउस के एक कमरे में चला गया। क्या रेणु का वैवाहिक जीवन ऐसे ही खुशहाल रहेगा? राज कब ले जाएगा रेणु को अपने साथ? और ये लिली कौन है? क्या होगा स्वाति के साथ? जानते हैं आगे की कहानी में। राज के जाने के कुछ दिनों तक तो सब कुछ नॉर्मल था, पर कुछ दिनों बाद रेणु के ससुराल वालों का बर्ताव उसके लिए बदल गया। हर बात पे टोकना, हर काम में नुक्स निकालना, बात बात पर संस्कारों का पाठ पढ़ाना। धीरे धीरे बात और ज़्यादा बढ़ती गई और अब वो गाली गलौज तक बातें आने लगी। कुछ दिनों तक तो रेणु खामोश रही। उसने फ़ोन पर राज को भी कुछ नहीं कहा, ये सोचकर कि कहीं राज को वहाँ टेंशन न हो। लेकिन एक दिन बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो रेणु ने राज को फ़ोन पर सब बताया। रेणु फ़ोन पर बोली, हेलो राज। राज बोला, हेलो, कैसी हो तुम? रेणु बोली, ठीक हूँ, तुम बताओ। राज बोला, बस तड़प रहे हैं तुम्हारे बिना। रेणु बोली, राज, एक बात करनी थी, पर प्लीज़ तुम बुरा मत मानना। राज बोला, हाँ बोलो, क्या बात है? रेणु बोली, राज, पता नहीं क्यों पर कुछ दिनों से मम्मी पापा बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं, बात बात पर डांट देते हैं, गुस्सा करते हैं। अचानक से उनका बर्ताव मेरे लिए बहुत बदल गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। राज बोला, हाँ मैं जानता हूँ। रेणु आश्चर्य से बोली, तुम जानते हो? राज बोला, हाँ, मुझे मम्मी ने सब बताया है। रेणु बोली, तो फिर तुमने मम्मी से कुछ कहा नहीं? राज बोला, ये जो भी हो रहा है सब तुम्हारे पापा की वजह से हो रहा है। रेणु बोली, पापा की वजह से? मेरे पापा का इन सब से क्या लेना देना? राज बोला, क्यों तुम्हें तुम्हारे पापा ने बताया नहीं क्या? रेणु बोली, क्या क्या नहीं बताया? राज बोला, वो अब तुम अपने पापा से ही पूछ लो। और सुनो, मम्मी पापा का बर्ताव अपनी जगह पर सही है, गलती तुम्हारे पापा की है तो सज़ा तो मिलनी ही है। अभी रखता हूँ, मुझे बहुत काम है, बाय। रेणु बोली, लेकिन राज। रेणु कुछ और बोलती इससे पहले राज ने सामने से फ़ोन कट कर दिया। फ़ोन रखते ही रेणु सोच में पड़ गई। पापा जिम्मेदार? पापा कैसे? ऐसा क्या किया है पापा ने? पापा को तो मैं राज रोज़ फ़ोन करती हूँ, मुझसे तो कभी कुछ नहीं कहा, आखिर क्या बात हो सकती है? तभी रेणु की सास उसे बुलाती है।
ओ महारानी, फ़ोन पर ही चिपकी रहेगी या कुछ काम में भी ध्यान लगाएगी? रेणु सोचते सोचते घर के कामों में लग गई। दूसरी ओर मनीष बोला, अंकल एक बार ऋतिक से बात तो करके देखिए, हो सकता है इन सब की ज़रूरत ही ना पड़े। दिनकर बोले, नहीं मनीष, ऋतिक से कुछ कहना सही नहीं है इस वक्त। मैंने बहुत सोच समझ कर ही हाँ की थी, और फिर ऋतिक की हालत तो तुझे भी पता है मनीष, वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश नहीं है। ऐसे में उसे ये सब बताकर ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता। मनीष बोला, लेकिन अंकल इस बात की क्या गारंटी है कि इसके बाद वो रेणु को? दिनकर बोला, जुबान दी है उन्होंने बेटा। मनीष बोला, अंकल आप समझ नहीं रहे। अगर राज को रेणु से प्यार था तो वो अपनी फैमिली को समझा भी तो सकता था ना। दिनकर बोले, बेटा उसकी भी कोई मजबूरी होगी, वरना हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी नहीं मांगता, और फिर ये तो हर लड़की के बाप को करना पड़ता है। मनीष बोला, अंकल मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ना आपने ऋतिक से कुछ कहा है ना रेणु को कुछ बताया है। चलो माना आप उनकी डिमांड पूरी कर देते हो, लेकिन उसके बाद आपका क्या? दिनकर बोले, अरे तो वो सब छोड़, अकेला इंसान हूँ, पेंशन मिलती है, अभी तू जिस काम के लिए आया है वो करके आ। मनीष बोला, अंकल आपने तो मुझे दो तलवारों के बीच फंसा दिया है। खैर अब कोई रास्ता भी नहीं है, मुझे पेपर्स दो, मैं होकर आता हूँ। मनीष कुछ कागजात लेकर वहाँ से चल दिया और मन ही मन सोचने लगा, अंकल ने अपनी कसम में मुझे बांध लिया है। ना मैं ऋतिक को कुछ बता सकता हूँ ना रेणु को, पर मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा है। पता नहीं क्यों कुछ अनहोनी होने का भय सता रहा है। आखिर करूँ तो करूँ क्या? अरे हाँ, अपने हमराज से बात करके देखता हूँ, शायद उससे कोई रास्ता मिल जाए। मनीष ने ऐसा सोचकर ही तुरंत स्वाति को फ़ोन किया। स्वाति बोली, हेलो डियर, क्या बात है, आज अचानक मेरी याद कैसे आ गई? मनीष बोला, अरे यार एक अजीब सी सिचुएशन में फंस गया हूँ, अब तो ही कोई रास्ता बता। स्वाति बोली, क्या हुआ, सब ठीक तो है? मनीष बोला, ठीक होने पर कभी तुझे याद किया है क्या? डियर, हमेशा मुसीबत में ही तेरी याद आती है। स्वाति बोली, पहेलियाँ मत बुझा, जल्दी बता क्या बात है? मनीष बोला, सुन, पहले तो ये सब जो बता रहा हूँ तो ऋतिक या रेणु कभी नहीं बताएगी, तुझे मेरी कसम है। स्वाति बोली, ऐसा भी क्या है? मनीष बोला, पहले कसम खा, वादा कर। स्वाति बोली, ठीक है वादा, अभी बता। मनीष बोला, सुन, दिनकर अंकल ने अपना घर बेचने को कहा है। स्वाति आश्चर्य से बोली, वाट, लेकिन क्यों? मनीष बोला, रेणु के ससुराल वालों ने दहेज मांगा है, दहेज की रकम बहुत ज़्यादा है, इसलिए अंकल ने उनको कहा था कि शादी के बाद बची हुई रकम घर बेचकर अदा करेंगे। उसके ससुराल वालों ने शर्त रखी थी कि रकम मिलने के बाद ही राज रेणु को अपने साथ लेकर जाएगा, इसलिए वो अभी रेणु को छोड़कर गया है। अब उसके ससुराल वालों की डिमांड बढ़ती जा रही है, इसलिए अंकल को अपना सब कुछ बेचना पड़ रहा है। स्वाति बोली, लेकिन मनीष, राज और रेणु तो आपस में प्यार करते हैं, फिर राज अपने पेरेंट्स को रोक क्यों नहीं रहा? मनीष बोला, मुझे भी ये बात खटक रही है। सच बताऊं तो मुझे तो राज के प्यार पर ही शक है, वरना वो इन सब में साथ नहीं देता। स्वाति बोली, मतलब राज को सब पता है? मनीष बोला, हाँ, उसे सब पता है। उसने ही अंकल को कहा कि मुझे माफ़ करना, मैं कुछ नहीं कर सकता। स्वाति बोली, ऐसा कैसे कुछ नहीं कर सकता? अरे अपने पेरेंट्स को समझा सकता है, रेणु से बात कर सकता है। मैं 100% श्योर हूँ, अगर रेणु को ये सब पता होता तो वो खुद राज को समझाती। मनीष बोला, अभी जो बीत गया उसको छोड़ो और मुझे ये बताओ मैं क्या करूँ? स्वाति बोली, कसम देकर तूने मुझे भी बांध दिया, वरना मैं खुद रेणु से बात कर लेती। अच्छा अभी मुझे ये बता, कितनी रकम चाहिए अंकल को? मनीष बोला, 30-35 लाख। स्वाति बोली, ओके, अभी मैं जैसा तुझे कह रही हूँ वैसा कर, अंकल का घर भी नहीं बिकेगा और रकम का इंतजाम भी हो जाएगा। फिर स्वाति ने मनीष को कुछ बताया। मनीष बोला, लेकिन डियर, मैं ये सब नहीं कर सकता। स्वाति बोली, इसके अलावा फ़िलहाल और कोई रास्ता नहीं है। मनीष प्लीज़, अब मैं तुझे कसम दे रही हूँ, जैसा कहा है वैसा करो। मनीष बोला, लेकिन यार। स्वाति बोली, लेकिन वैकिन कुछ नहीं। मनीष बोला, ठीक है डियर, और थैंक्स डियर, बाय। मनीष अब फिर से एक अजीब सी उधेड़ बुन में फंस गया था।
लेकिन इस बार उसने वही किया जो स्वाति ने बताया था। आखिर क्या किया मनीष ने? क्या कभी रेणु और ऋतिक को पता चल पाएगा इस बारे में? जानते हैं आगे की कहानी में। स्वाति के कहने पर मनीष ने दिनकर जी के मकान के कागज अपने पास ही रखे और बिना उनका मकान बेचे पैसों के इंतजाम में लग गया। कुछ दिन बाद रुपयों का इंतजाम हो गया और मनीष ने दिनकर जी को पूरे 40 लाख रुपए ला कर दिए। इन कुछ दिनों में रेणु के ससुराल वालों की डिमांड भी और बढ़ गई थी, इसलिए दिनकर ने उन सभी को पूर्ण करने में पूरे 40 लाख लगा दिए। मनीष बोला, अंकल आप टेंशन ना लो, सामने वाली पार्टी को घर अभी खाली नहीं करके देना है, उनको जब चाहिए होगा तब कुछ दिन पहले बता देंगे, इसलिए आप अभी बेफिक्र होकर यहीं रहिएगा। पैसे मिलते ही रेणु का ससुर बोला, डिनर खाते वक्त, वाह बेटा आज खाने में बहुत स्वाद है, सालों बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाया है। अपनी जेब से 500 की नोट निकालते हुए, ये रख बेटा, इतना स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए तेरा नेक है। रेणु सोच में पड़ गई। लेकिन पापा मैं? ससुर बोला, अरे रख बेटा, ये तो बहू का हक होता है। डिनर खत्म कर उसके सास और ससुर अपने कमरे में चल दिए। रेणु ने पैसे ले तो लिए पर उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। अचानक से उनके व्यवहार में आए फिर से बदलाव से वो सोच पर पड़ गई। उससे रहा नहीं गया और वो अपने सास ससुर के कमरे के बाहर कुछ सुनने के लिए खड़ी हो गई। तभी उसकी सास की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, देखिए जी, उस रेणु के सामने मैं कुछ बोली नहीं, लेकिन इस तरह से पैसे लुटाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अरे हमारा बेटा कितना दिमाग लड़ाता है इसे कमाने के लिए। ससुर बोले, अरे उसी के पैसे उसी को उपहार में दे दिए और फिर आज पैसे मिले हैं तो अब और ज़्यादा लगन से काम करेगी। कभी कभी बीच बीच में ये सब करना भी ज़रूरी होता है, वरना ये चली गई तो सारा काम तुम पर आ जाएगा। सास बोली, ना बाबा, मुझसे इस उम्र में अब काम नहीं होता, लेकिन 100 रुपये भी तो दे सकते थे, 500 देने की क्या ज़रूरत थी। ससुर बोले, घबराओ मत, भगवान तुम्हारी दोनों बहुएं कुबेर का खजाना है, इतनी जल्दी खाली नहीं हो पाएगा। सास बोली, हाँ वो तो है। दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे। बाहर खड़ी रेणु ने जब ये सुना तो उसकी पैरों तले मानो जमीन खिसक गई हो। वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि उसने क्या सुना। लड़खड़ाते कदमों से वो अपने कमरे में गई और बिस्तर पर फूट फूट कर रोने लगी। घंटों इसी सोच सोच और रोने से उसके सिर की नसें फटने लगी। उसके दिमाग में बहुत सी बातें चल रही थी। मेरे पैसे, 2 बहुएं, ये सब का माजरा क्या है? उसने कुछ सोचते हुए राज को फ़ोन किया, पर राज ने फ़ोन नहीं उठाया। 3-4 बार लगाने पर भी फ़ोन नहीं उठा। लिली बोली, राज, समवन कॉलिंग यू अगेन एंड अगेन, पिकअप योर कॉल। राज, कोई तुम्हें बार बार फ़ोन कर रहा है, अपना फ़ोन उठाओ। राज बोला, छोड़ो ना जान, क्यों मजाक ख़राब कर रही हो। राज अपनी अय्यासी के चरम पर था। उसने रेणु का फ़ोन देखा तक नहीं, वो न सिर्फ रेणु को बल्कि कहीं न कहीं लिली को भी धोखा दे रहा था। राज ने जब रेणु का फ़ोन नहीं उठाया तो उसने बहुत सोचकर स्वाति को फ़ोन किया। स्वाति बोली, हेलो रेणु, क्या हुआ, इतनी रात को फ़ोन किया है, तो ठीक तो है ना? रेणु जो लगातार रोए जा रही थी। स्वाति बोली, रेणु क्या बात है, तू इतना क्यों रो रही है? रेणु कुछ बोली नहीं पा रही थी, वो लगातार रोए जा रही थी। स्वाति बोली, रेणु तू पहले प्लीज़ शांत हो जा, फिर मुझे बता बात क्या है। कुछ देर बाद खुद को संभालते हुए रेणु ने स्वाति को अब तक उसके साथ हुई सारी बातें बताई जो उसने सुनी थी और जो उसके साथ हो रहा था। स्वाति बोली, ओ नो, इसका मतलब राज की एक और शादी हो रखी है, लेकिन कहाँ, किससे? रेणु बोली, वो नहीं मालूम स्वाति, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा है राज ऐसा क्यों करेगा मेरे साथ। वो तो प्यार करता था मुझसे, और ये पैसे, इन पैसों का कैसे पैसे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। स्वाति बोली, रेणु तू संभाल अपने आप को और अभी जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर। तू सवेरे रात से नॉर्मल होकर बात कर और अपने ससुराल वालों से छुट्टी लेकर कुछ दिन अपने घर पर आ। मैं भी कल सवेरे ही वहाँ आती हूँ। वहाँ आकर हम सामने बैठकर सारी बातें करते हैं और कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं। अभी इस बारे में और किसी को कुछ मत बताना और प्लीज़ अब अपने आप को संभाल। रेणु बोली, लेकिन स्वाति वहाँ पापा, उनको पता चलेगा तो?
नहीं नहीं पापा पहले ही दिल के मरीज हैं, उनके सामने। स्वाति बोली, हम वहाँ बात नहीं करेंगे रेणु, मनीष है ना। रेणु बोली, लेकिन मनीष भाई ने अगर ऋतिक को कुछ बताया तो। स्वाति बोली, वो तू मुझ पर छोड़ दे, कोई कुछ नहीं बताएगा, तू बस अभी जल्द से जल्द वहाँ से निकल, लेकिन बिना किसी को कुछ बोले, ठीक है, एकदम नॉर्मल। रेणु बोली, ठीक है। अगले दिन राज ने रेणु को फ़ोन किया। हाय मेरी जान, कैसी हो? रात को फ़ोन किया था तूने? रेणु बोली, हाँ बस ऐसे ही। राज बोला, मेरी याद सता रही थी क्या? रेणु बोली, राज बोला, अरे तो शर्मा क्यों रही हो, बोलो तो, अभी रात बना दें। रेणु बोली, नहीं वो अभी काम है। राज बोला, चलो कोई नहीं, आज रात को वीडियो कॉल पर मिलते हैं, कल बहुत थक गया था जान, ऑफिस से आते ही सो गया। रेणु बोली, कितना काम करना पड़ता होगा ना आपको, मैं समझ सकती हूँ। राज मस्ती में बोला, तुम इतनी समझदार हो तभी तो तुमसे शादी की, वरना लड़कियों की कमी थोड़ी ना है। रेणु बोली, राज मैं क्या सोच रही हूँ, मैं कुछ दिन पापा से मिला हूँ, बहुत दिन हो गए मिले हुए। राज बोला, ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन रात को वीडियो कॉल मत भूल जाना, मैं भी तड़प रहा हूँ, तुम्हें देखने के लिए तैयार होकर आना। रेणु बोली, हाँ आज तक कभी मना किया है क्या तुम्हें राज, लेकिन यहाँ मम्मी पापा से तुम बात कर लोगे ना। राज बोला, हाँ हाँ तुम उनकी टेंशन मत करो, तुम पैकिंग कर लो, ठीक है। रेणु बोला, थैंक यू राज, बाय। राज बोला, आई लव यू जान, बाय बाय। रेणु अपनी पैकिंग में लग गई। और इधर ऋतिक के घर में शिल्पी बोली, रिक्की मुझे कुछ रुपए चाहिए, पार्लर जाना है। ऋतिक ने 500 रुपये निकाल कर दिए। शिल्पी बोली, ये क्या है, इससे क्या होगा, इतने में तो मुझे अंदर भी आने नहीं दिया जाएगा, मुझे 5000 चाहिए, मुझे हेयर ट्रीटमेंट करवाना है। ऋतिक बोला, लेकिन उसकी क्या ज़रूरत है, तुम्हारे बाल इतने अच्छे तो हैं। शिल्पी बोली, तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता तो अपना फालतू का ज्ञान मत दो, मुझे सिर्फ पैसे दो। ऋतिक बोला, लेकिन शिल्पी इतने पैसे खर्च नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी इन सब शौक की वजह से पहले ही बहुत कर्ज ले चुका हूँ। शिल्पी बोली, अच्छा मेरा सजना संवरना तुम्हें फालतू लगता है, और ये जो तुम आए दिन लुढ़कते हुए घर आते हो, कभी मैंने उसका हिसाब मांगा है? बार तुम्हारे बाप की तो होगी नहीं जो तुम्हें मुफ्त में पिलाता होगा। ऋतिक बोला, वहाँ जाता भी तो तुम्हारी वजह से ही हूँ ना, वरना तुम भी अच्छे से जानती हो मुझसे शराब बर्दाश्त नहीं होती। शिल्पी बोली, मेरी नहीं, खुद की वजह से जाते हो, हिस्सा मांग लेते अपने बाप से तो आज हम खुशी खुशी रह रहे होते। ऋतिक शिल्पी के करीब आकर बोला, शिल्पी क्या तुम्हें कभी ज़रूरत महसूस नहीं होती, क्या तुम्हारा कभी दिल नहीं करता, क्यों तुम इतनी छोटी सी बात के लिए हम दोनों की ज़िंदगी खराब कर रही हो। शिल्पी अपने आप को छुड़ाकर बोली, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम बस अभी पैसे दो, मैंने अपॉइंटमेंट ले रखा है। ऋतिक मन मारकर जेब से पैसे निकालकर शिल्पी को देते हुए वहाँ से चला गया। शिल्पी को इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वो आए दिन ऋतिक से किसी न किसी बहाने पैसे लेती रहती थी। ऋतिक के जाने के बाद शिल्पी ने किसी को फ़ोन किया, बोला, हेलो अरेंज हो गया है, शाम को 4 बजे होटल ब्लूप्रिंट पर रूम नंबर 201 पर आ जाना। शिल्पी अक्सर इस होटल में जाती रहती थी, उसने उसी बार वाले लड़के को वहाँ बुलाया था। कुछ घंटों तक दोनों ने उस होटल के कमरे में अपनी हवस को पूरा किया। करण बोला, मैम आपका पति सच में बहुत बेकार इंसान है, जो आप जैसी बीबी को छोड़कर दूसरी जगह मुंह मारता है। शिल्पी करण के सीने से लगते हुए बोली, अगर वो कहीं और मुंह ना मारता तो तुम यहाँ कैसे आ पाते? करण बोला, ये तो सच है मैम। शिल्पी अपने ओठ उसके ओठों पर रखकर फिर से अपनी काम इच्छा को संतुष्ट करने में लग गई। तकरीबन 7:30 बजे करण वहाँ से चला गया। शिल्पी होटल के मैनेजर से बोली, काम हो गया ना? मैनेजर बोला, यस मैडम, हर बार की तरह। शिल्पी बोली, गुड, ये लो तुम्हारी अभी की पेमेंट 5000 देते हुए, बाकी के बकरे के फंसने के बाद। मैनेजर बोला, नो प्रॉब्लम मैम, आप कल आकर अपनी रिकॉर्डिंग ले जाइएगा। शिल्पी मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। शिल्पी किस तरह का काम करती थी ये तो इस भाग में पता चल ही गया, लेकिन क्या ये सब ऋतिक के सामने कभी आएगा, जानेंगे आगे। और इधर रेणु स्वाति के कहे अनुसार अपने मैके में आ गई। अगले ही दिन स्वाति भी अपनी चाची के यहाँ से वापस आ गई।
स्वाति मनीष को पहले ही सारी बातें बता चुकी थी, इसलिए मौका देकर मनीष ने दोनों को अपने घर बुलाया। वहाँ मनीष ने उसके ससुराल वालों द्वारा दहेज की मांग और उसके चलते दिनकर का घर बेचने की सारी बात बताई। दहेज की बात से रेणु बिल्कुल अनजान थी। उसे यह सब सुनकर जैसे झटका लगा हो। रेणु को अब समझते देर नहीं लगी कि आखिर क्यों बार बार उसके ससुराल वालों का स्वभाव बदल रहा था। लेकिन राज भी इन सब में शामिल है, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। रेणु बोली, भाई अगर पापा का घर नहीं बेचा तो फिर मेरे ससुराल वालों को पैसा कहाँ से भेजे आपने? मनीष बोला, वो तुम्हें स्वाति बताएगी। स्वाति बोली, वो कहीं से भी आए उसे छोड़ो, अभी ये सोचो कि इन सबको सबक कैसे सिखाया जाए। रेणु बोली, स्वाति पूरे 40 लाख की बात है, ऐसे कैसे छोड़ दे, बता कहाँ से आए? स्वाति बोली, वो यार। मनीष बोला, इसने अपना घर बेच दिया। रेणु आश्चर्य से बोली, व्हाट? स्वाति बोली, इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है यार? रेणु बोली, स्वाति तू पागल हो गई है, वो घर तेरे माँ पापा की निशानी थी, तूने मेरी खातिर, तू सच में पागल है, तू ऐसा कैसे कर सकती है? तुझे पता है जब पापा को ये सब पता चलेगा तो उनको कितनी तकलीफ होगी, कब तक ये बात छिपा सकोगे, बोलो? मनीष बोला, रेणु अब जो हो चुका उसका बाद में सोचेंगे, पहले तेरे ससुराल वालों और राज के साथ क्या करना है वो सोचो। स्वाति बोली, सोचना क्या है? रेणु, मैंने तुझे कुछ लाने को बोला था, वो तो लाई? रेणु बोली, हाँ 1 मिनट। रेणु ने अपने पर्स में से एक डायरी निकाली जिसमें बहुत सारे फ़ोन नंबर लिखे हुए थे। स्वाति बोली, वेरी गुड, आई एम श्योर इससे कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलेगा। मनीष बोला, ये क्या है, क्या है इसमें ऐसा? रेणु बोली, ये राज की पर्सनल डायरी है जो उसने लॉकर में रखी थी। स्वाति ने फ़ोन पर मुझसे पूछा था कुछ ऐसा हो तो मैं लेकर आऊँ। मनीष बोला, ओह लेकिन क्या इससे कुछ मिलेगा? स्वाति बोली, आशा करती हूँ कुछ मिले। स्वाति ने डायरी खोली तो उसमें बहुत से फ़ोन नंबर थे, उसके अलावा कुछ नहीं। मनीष बोला, इसमें तो नंबर के अलावा कुछ नहीं है, इस नंबर से कैसे कुछ पता चलेगा? स्वाति कुछ पल सोचकर बोली, पता चल सकता है। मनीष बोला, कैसे? स्वाति बोली, सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना है कि राज की दूसरी शादी हुई है कि नहीं, और अगर हुई है तो किससे? जहाँ तक मैं सोच रही हूँ राज और उसके घर वालों ने रेणु से शादी सिर्फ दहेज के लिए की है, और राज रहता है सालों से देश के बाहर, तो अगर उसकी शादी हुई है तो हो सकता है किसी दूसरे देश में या फिर अमेरिका में ही जहाँ वो अभी है। तो हमें इस डायरी में से इंटरनेशनल नंबर और ख़ासकर अमेरिका के नंबर ढूंढने होंगे। मनीष बोला, लेकिन डियर वो वहाँ सालों से रहता है तो हो सकता है ऐसे बहुत से नंबर हो, हम किस किस का फ़ोन करेंगे और फिर फ़ोन पर बोलेंगे क्या? स्वाति बोली, वो सब मुझ पर छोड़ दो, बस हमें एक अननोन नंबर चाहिए जिससे हम इंटरनेशनल फ़ोन कर सकें। मनीष बोला, उसका इंतज़ाम मैं कर लूँगा और बैलेंस भी करवा लूँगा। स्वाति बोली, वो ठीक है, हम सिम का इंतज़ाम हो जाने पर मिलते हैं। रेणु बोली, ठीक है। मनीष बोला, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, और डियर तुम यहीं रह रही हो, मैंने घर पर बात कर ली है। स्वाति बोली, लेकिन मनीष उसकी क्या ज़रूरत थी, मैंने होटल बुक करवा दिया है। मनीष बोला, वो मैं कुछ नहीं जानता, कैंसिल कर दो बुकिंग, अपना सामान यहाँ मंगवा लो, ओके? स्वाति बोली, ओके डियर। वहीं दूसरी ओर शिल्पी ने होटल से सभी रिकॉर्ड्स लेकर करण को फ़ोन किया। बोली, हेलो हैंसम, कैसे हो? करण बोला, हाय बिल्कुल ठीक, तुम बताओ? शिल्पी बोली, आई होप तुम्हें मज़ा तो आया ही होगा। करण बोला, मज़ा? अरे यार तुमने तो मेरी लाइफ बना दी, सच में तुम्हारे बिना तो मैं अधूरा सा था। शिल्पी बोली, तो फिर वापस कब मिलना है? करण बोला, जब तुम बोलो जान, मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ। शिल्पी बोली, ठीक है तो आ जाओ आज रात को घर पर। करण बोला, घर पर? शिल्पी बोली, हाँ। करण बोला, लेकिन तुम्हारा पति? शिल्पी बोली, अरे उसको लेकर ही तो आना है तुम्हें, उसे वहाँ भेजना कैसे है वो मैं संभाल लूँगी। करण बोला, लेकिन हम बाहर भी तो मिल सकते हैं पिछली बार की तरह। शिल्पी बोली, अरे हैंसम, बाहर एक टाइम लिमिट होती है, घर पर तो हम फुल नाइट साथ रह सकते हैं ना, और फिर लेट नाइट के मज़े ही अलग होते हैं। करण बोला, ठीक है आता हूँ आज रात। शिल्पी बोली, ओके हैंसम, आई एम वेटिंग फॉर यू, बाय।
ऋतिक के ऑफिस से घर आते ही शिल्पी बोली, रिक्की मुझे कुछ रुपए चाहिए। ऋतिक बोला, शिल्पी अभी तो घर आया हूँ, कुछ देर तो सब्र रख लिया करो। शिल्पी बोली, तो कोई पत्थर तोड़कर नहीं आए हो? पत्थर तो मैं तोड़ती हूँ पूरा दिन घर का काम करके। ऋतिक गुस्से से अपना पूरा पर्स उसको देते हुए बोला, ये लो, जितना चाहिए ले लो, मेहरबानी करके मुझे अकेला छोड़ दो। ऋतिक वहाँ से अपने कमरे में चला गया। शिल्पी टेंशन में आ गई कि आज ये चुपचाप कमरे में क्यों चले गए और बार में क्यों नहीं जा रहे हैं। शिल्पी कुछ देर सोचकर ऋतिक के कमरे में गई और बोली, ये लो, मैंने कुछ रुपए निकाल लिए हैं, बाकी के तुम्हें भी तो चाहिए होंगे ना बार में जाने के लिए। ऋतिक बिना कुछ बोले अपने बेड पर जाकर लेट गया। शिल्पी बोली, तुम बाहर नहीं जा रहे हो? ऋतिक ने कोई जवाब नहीं दिया। शिल्पी बोली, अच्छा खाना तो खा लो। ऋतिक बोला, मुझे नहीं चाहिए खाना, तुम खा लो, मुझे अकेला छोड़ दो, प्लीज़ लीव मी। शिल्पी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। शिल्पी मन में, अगर रिकी बाहर नहीं जाएगा तो करण घर कैसे आएगा, और अगर करण नहीं आया तो उसे फोटोज कैसे दिखाऊंगी और पैसे कैसे ले पाऊंगी, क्या करूं? आज रिकी को हुआ क्या है? मैंने तो आते ही इसलिए पैसे मांगे ताकि वो गुस्सा करे और चला जाए, वरना मुझे पैसे की कमी थोड़ी ना है। पर अभी करूँ क्या? अरे हाँ, आइडिया। वाह शिल्पी, तेरा भी जवाब नहीं। ऐसी सिचुएशन के लिए ही तो जुगाड़ करके रखा था मैंने, मैं बेवजह ही परेशान हो रही थी। शिल्पी किचन में गई और दूध गर्म करके उसमें कुछ पाउडर नशे की दवाई मिलाया और ऋतिक के कमरे में आई। शिल्पी बोली, आई एम सॉरी रिकी, ये लो तुम्हारे पैसे, इस तरह बिना खाना खाए मत सो प्लीज़। अच्छा चलो ये दूध पी लो, अब उठो भी प्लीज़। शिल्पी ने जैसे ही उसे ज़बरदस्ती उठाने के लिए छुआ, ऋतिक का पूरा शरीर तप रहा था। ओह, आपको तो बुखार है, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? शिल्पी बुखार की एक टेबलेट लेकर आई और ऋतिक को देते हुए बोली, ये दवाई ले लो दूध के साथ, सुबह तक बुखार बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऋतिक समझ नहीं पा रहा था कि आज शिल्पी उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। आज से पहले भी वो कई बार बिना खाना खाए सोया है, बीमार होकर सोया है। आज से पहले तो कभी उसने ऐसा नहीं किया। ऋतिक को ये सब बहुत अजीब लग रहा था, इस तरह शिल्पी का ज़बरदस्ती दवाई देना और दूध पीने पर फोर्स करना। ऋतिक उठा और शिल्पी से दवाई ली। वो दूध पीने ही वाला था कि तभी शिल्पी को करण का फ़ोन आया। शिल्पी बोली, रिकी तुम दवाई लो, दूध पियो, मैं बस अभी आई। ऋतिक मन में, इतनी रात को किसका फ़ोन आया है जो ये ऐसे उठकर चली गई, और आज ये बार बार दूध पी लो इतनी चिंता क्यों कर रही है? कुछ तो चल रहा है उसके दिमाग में, आखिर क्या? ऋतिक ने एक घूंट दूध पिया तो उसके कुछ अजीब लगा। कुछ सोचकर उसने दूध जल्दी से उठकर बाथरूम के बेसिन में धोल दिया और पानी से दवाई ले ली और बिस्तर पर आकर लेट गया। शिल्पी फ़ोन पर बोली, क्या हुआ, फ़ोन क्यों किया? करण बोला, अरे फ़ोन ना करूँ तो क्या करूँ डार्लिंग, तुम्हारा पति तो अभी तक आया ही नहीं। शिल्पी बोला, हाँ वो आज उसकी तबीयत खराब है, वो नहीं आएंगे। करण बोला, नहीं आएगा मतलब? अरे मैं पूरी तैयारी करके बैठा हूँ और तुम प्रोग्राम कैंसिल कर रही हो। शिल्पी बोली, प्रोग्राम कैंसिल कौन कर रहा है हैंडसम, तुम 1 घंटे बाद आ जाओ। करण बोला, मतलब? शिल्पी बोली, मैंने उसको जड़ी बूटी दे दी है, कुछ मिनटों में ही वो सो जाएगा गहरी नींद, तुम आ जाना, दरवाज़ा खुला ही होगा। करण बोला, ओह ऐसा, ठीक है जान, मिलते हैं 1 घंटे बाद। शिल्पी फ़ोन रखकर ऋतिक के पास गई। बेड पर बैठकर ऋतिक के सिर को गोद में रखकर बोली, अब कैसा लग रहा है रिक्की? शिल्पी उसके बालों में हाथ घुमाते हुए बोली, बस अब तुम आराम करो, मैं यहीं बैठी हूँ तुम्हारे पास। ऋतिक के साथ शायद ये सब पहली बार हो रहा था, इसलिए वो उस एहसास में खो सा गया और कुछ मिनटों में ही उसे नींद भी आ गई। शिल्पी उसके सोते ही वहाँ से उठकर बाहर हॉल में आ गई। क्या शिल्पी का प्लान कामयाब हो जाएगा? क्या स्वाति राज की अहमियत पता कर पाएगी? जानते हैं आगे कहानी में। अगले दिन सिम का इंतज़ाम होते ही स्वाति ने इंटरनेशनल नंबर पर फ़ोन लगाने शुरू कर दिए, लेकिन किसी नंबर से भी कोई संतुष्टि वाला जवाब नहीं मिल रहा था। नंबर लगाते लगाते एक पन्ने पर स्वाति की नज़र गई। उसमें लिली नाम से कोई एड्रेस लिखी हुई थी और उसके नीचे 2 नंबर भी लिखे हुए थे।
स्वाति ने एक नंबर पर फ़ोन किया पर नहीं लगा। उसने दूसरा नंबर लगाया पर किसी ने उठाया नहीं। बहुत कोशिश के बावजूद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। हिम्मत अब जवाब देने लगी थी। सभी बहुत उदास और हताश हो गए। रेणु अपनी किस्मत का रोना रोते हुए वहाँ से चली गई। उसके जाने से स्वाति और मनीष भी बहुत परेशान हो गए। रेणु के जाने के थोड़ी ही देर बाद उसी मोबाइल पर लिली का फ़ोन आया। लिली और स्वाति के बीच हुई वार्तालाप को हिंदी में लिख रही हूँ ताकि पाठकों को आसानी हो। लिली बोली, कौन बात कर रहा है? स्वाति बोली, हेलो, मैं रश्मि इंडिया से, आप कौन? लिली बोली, रश्मि? कौन रश्मि? मैं किसी रश्मि को नहीं जानती। स्वाति बोली, लेकिन मुझे तो ये नंबर राज ने दिया था, कहा था कभी कोई इमरजेंसी हो तो इस नंबर पर फ़ोन कर देना। लिली बोली, राज ने? कौन राज? स्वाति बोली, राज वर्मा, आपके साथ ही तो काम करता है यहाँ इंडिया में, तो सबको यही कहा है उसने। लिली बोली, देखिए, आपको कोई गलत फहमी हुई है, वो मेरे साथ कोई काम नहीं करता। रश्मि बोली, लेकिन आप उसको जानती तो हैं ना, तो आप प्लीज़ एक बार मेरी उससे बात करवा दीजिए, बहुत इमरजेंसी है। मैं कितने दिनों से उसको फ़ोन लगा रही हूँ, मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। लिली कुछ देर बाद बोली, वो अभी यहाँ नहीं है, आएगा तो मैं मैसेज दे दूँगी। वैसे इंडिया में कहाँ से हैं आप, और राज कौन लगता है आपका? स्वाति बोली, इंडिया में दिल्ली से, वो पति है मेरा। लिली आश्चर्य से बोली, व्हाट, पति? स्वाति बोली, हाँ, इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? 2 साल हो गए हमारी शादी को। लिली हैरान होती हुई बोली, 2 साल? स्वाति बोली, हाँ, राज ने बताया नहीं आपको? लिली बोली, हाँ हाँ, वो पता है, वो आएगा तो फ़ोन करवा दूँगी, ओके बाय। लिली ने ऐसा कहकर फ़ोन रख दिया और गुस्से से आग बबूला होकर राज के पास गई, जो दूसरे कमरे में सो रहा था। स्वाति बोली, मनीष, लगता है ये वही लड़की है। मनीष बोला, तुम इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकती हो? स्वाति बोली, उसके बात करने के अंदाज से और जिस तरह से वो शादी की बात से हैरान हो रही थी, उस तरह से मैं श्योर हूँ अब प्लान नंबर 2 की बारी, उसका इंतज़ाम कर दिया है ना तूने? मनीष बोला, हाँ डियर, अगर तुम सही हो तो राज ज़रूर पता चलते ही रेणु या फिर अपने पेरेंट्स को फ़ोन ज़रूर करेगा, वहाँ से हमें क्लू मिल जाएगा। तभी मनीष को ऋतिक का फ़ोन आया। ऋतिक बोला, हेलो मनीष, कहाँ है यार तू? मनीष बोला, मैं कहाँ हो जाऊँगा यार, अपने घर में हूँ। ऋतिक बोला, सुन, मैं वहाँ आ रहा हूँ, लेकिन मैं अभी घर नहीं जा रहा, तुझसे मिलना है। तू मेरे वहाँ रुकने के लिए कोई होटल बुक करवा सकता है क्या? मनीष घबराकर बोला, यहाँ आ रहा है अचानक, क्या हुआ, सब ठीक तो है? ऋतिक बोला, वो सब मिलकर बताऊँगा, तू कोई कमरा बुक कर दे यार। मनीष बोला, लेकिन ऋतिक, घर के होते हुए तू होटल में क्यों, बात क्या है यार? ऋतिक बोला, फ़ोन पर कुछ नहीं बता सकता, बस तेरे अलावा फ़िलहाल किसी को कुछ बताना मत, मैं शाम तक वहाँ पहुँच जाऊँगा, तू बस प्लीज़ रहने का इंतज़ाम करवा दे। मनीष बोला, ठीक है, मैं कर दूँगा और तुझे लेने भी आ जाऊँगा, तो पहुँचकर मुझे फ़ोन करना। ऋतिक बोला, ओके, थैंक्स यार, बाय। फ़ोन कट होते ही स्वाति घबराकर बोली, क्या हुआ ऋतिक को, सब ठीक तो है? मनीष बोला, पता नहीं क्या हुआ है, बहुत परेशान लग रहा है। स्वाति बोली, वो ठीक तो है ना? मनीष बोला, शाम को आ रहा है, फिर पता चले माजरा क्या है, ऐसे अचानक यहाँ। खैर तुम किसी को बताना मत डियर, उसने मना किया है। स्वाति बोली, मनीष, मैं भी चलूँगी। मनीष बोला, लेकिन वो तुम्हारे सामने कुछ नहीं बताएगा और गुस्सा भी करेगा कि तुम्हें क्यों लाया साथ में। स्वाति बोली, तुम मत लेकर चलना, बस जहाँ जाओ मुझे बता कर जाना, मैं खुद आ जाऊँगी और उसे पता नहीं चलने दूँगी, प्लीज़ डियर। मनीष बोला, ओके। वहीं दूसरी ओर अमेरिका में वार्तालाप हिंदी में। लिली बोली, राज उठो, जल्दी उठो। राज बोला, क्या हुआ लिली? लिली बोली, राज, ये रश्मि कौन है? राज के मलते हुए बोला, मुझे क्या पता कौन है। लिली बोली, अच्छा, अब तुम्हें तुम्हारी पत्नी का नाम भी याद नहीं? राज आश्चर्य से बोली, पत्नी? कौन पत्नी? लिली बोली, राज, ये सब नाटक मेरे सामने मत करो, सच सच बताओ कौन है ये रश्मि? राज सोचते हुए बोला, मुझे नहीं पता, सच में। लिली बोली, तो इतना घबरा क्यों रहे हो? देखो राज, अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं खुद इंडिया जाकर सच का पता लूँगी। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो चुपचाप बैठ जाऊँगी।
तुमने मेरे साथ यहाँ पूरे रस्मों से शादी की है। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में मेरे अलावा कोई और हुआ तो मैं कुछ भी कर जाऊँगी। राज घबराकर उसके करीब आता है और लिली को गले लगाकर बोला, अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम बेवजह शक कर रही हो। अच्छा ये बताओ, तुम्हें अचानक से ये हुआ क्या? लिली बोली, किसी रश्मि का फ़ोन आया था इंडिया से, कह रही थी वो तुम्हारी पत्नी है। राज बोला, रश्मि? लिली राज से अलग होते हुए बोला, हाँ राज बोला, लेकिन उसके पास तुम्हारा नंबर कैसे आया? लिली बोली, तुमने ही तो दिया था, उसने बताया मुझे। राज बोला, लिली तुम कितनी भोली हो, अगर मैं शादीशुदा होता तो उसे तुम्हारा नंबर क्यों देता? सोचने वाली बात है ना, जरूर किसी ने तुम्हारे साथ मजाक किया होगा। लिली बोली, अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ओ राज, मैं भी ना बेवजह तुम पर शक कर बैठी, मैं भूल गई कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। राज लिली के करीब आकर उसे गले से लगाकर बोला, बेइंतहा प्यार करता हूँ तुम्हें लिली, आई लव यू सो मच। लिली बोली, आई लव यू टू राज। लिली सारी बातें भूलकर राज की बाहों में खो गई, लेकिन राज उस सिचुएशन में भी बस यही सोच रहा था, इसे तो समझा दिया, लेकिन ये रश्मि है कौन? मेरा तो इतनी लड़कियों से रिश्ता हो चुका है, मुझे तो किसी के नाम तो क्या शक्ल तक ठीक से याद नहीं, कौन हो सकती है? और उसे लिली का नंबर कहाँ से मिला? कहीं रेणु ही तो यह सब नहीं कर रही? लिली बोली, क्या हुआ राज, किस सोच में हो? राज बोला, कुछ नहीं लिली, बस तुम फिर कभी मुझ पर ऐसे शक मत करना, मेरा सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। राज उसके ओठों पर किस करते हुए बोला, मेरा ये किस, मेरा ये शरीर, सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए है, आई लव यू यार। लिली और राज दोनों आलिंगन करते हुए चरम सीमा पर पहुंच गए। कुछ देर बाद मनीष बोला, स्वाति क्या तुम्हें लगता है ये लिली ही वो लड़की है? स्वाति बोली, पक्का तो नहीं कह सकती, लेकिन इसके अलावा इंटरनेशनल फ़ोन पर कोई भी ऐसी बात करते हुए हड़बड़ाया नहीं था। अगर है तो राज जरूर रेणु को या अपने पेरेंट्स को फ़ोन जरूर करेगा, और अगर नहीं भी है तो भी राज के कानों तक ये बात तो पहुंचेगी कि कोई उसकी जासूसी कर रहा है, तो भी वो फ़ोन तो ज़रूर करेगा। रेणु को फ़ोन करे या अपने पेरेंट्स को, दोनों का ही रिकॉर्डिंग सिस्टम ऑन है, जो भी बात होगी रिकॉर्ड ज़रूर होगी, बस हमें वो रिकॉर्डिंग हासिल करनी है और उसके लिए रेणु मान जाए, हिम्मत से काम ले। कुछ समय बाद राज बोला, हेलो मम्मी, कैसे हो आप? मिसेस वर्मा बोली, मैं ठीक हूँ बेटा, तू बता, वहाँ तो सब ठीक है ना? राज बोला, मरते मरते बचा हूँ आज तो मम्मी। मिसेस वर्मा बोली, क्यों, क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? राज बोला, पता नहीं किसी ने यहाँ लिली को फ़ोन किया था मम्मी, वो तो मैंने उसे समझा लिया, वरना आज तो मेरी बैंड बज जाती। मिसेस वर्मा बोली, फ़ोन पर किसने और बहू का नंबर कहाँ से मिला? राज बोली, वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है मम्मी, किसने और क्यों लिली को फ़ोन किया? मिसेस वर्मा बोली, कहीं ये रेणु का तो काम नहीं? राज बोला, मेरे दिमाग में भी उसका ही नाम आया, पर सबसे पहले तो वो यहाँ है नहीं, दूसरा उसके पास नंबर कैसे आया, और तीसरा वो नंबर दिल्ली का है। मिसेस वर्मा बोली, बेटा मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है तेरी बातें सुनकर, कहीं कोई हमारा राज जान तो नहीं गया, कहीं किसी को शक तो नहीं हो गया हम पर? राज बोला, घबराहट तो मुझे भी हो रही है मम्मी, इसलिए तो फ़ोन किया है आपको। देखो मम्मी, लिली को छोड़ना खतरे से खेलने जैसा है, मैं ये सोच रहा हूँ क्यों ना रेणु को छोड़कर एक तरफ हो जाऊँ। वैसे भी उसके बाप से जितना दहेज मांगा था वो तो हमें मिल ही चुका है, अब उसको बिठाने का क्या मतलब? मिसेस वर्मा बोली, लेकिन बेटा उसे तो हम घर के काम काज के लिए लाए थे ना, वो चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? राज बोला, वही तो मैं भी सोच रहा हूँ मम्मी, तभी तो आपसे सलाह ले रहा हूँ कि अब हमें क्या करना चाहिए। मिसेस वर्मा बोली, ठीक है, मैं तेरे पापा से बात करके बताती हूँ, कोई रास्ता ढूंढते हैं। राज बोला, ठीक है मम्मी, अभी रखता हूँ। मिसेस वर्मा ने घबराते हुए अपने पति को राज की बताई हुई सारी बात बताई। वर्मा बोले, अरे तो इसमें इतना घबराने वाली कौन सी बात है, तुम दोनों भी ना बेवजह घबरा रहे हो। याद है वो बनारस वाला किस्सा? अरे वहाँ से भी तो राज पैसा लेकर फरार हो गया था, आज तक कोई ढूंढ पाया क्या? अरे लड़की उनकी है, उनको चिंता करनी चाहिए,
हम क्यों टेंशन लें, और फिर अपना वो सीक्रेट फार्म हाउस तो बनाया ही इन सब के लिए है। तुम टेंशन मत लो, मैं राज से बात कर लूँगा। मिसेस वर्मा बोली, लेकिन वो सब किस्सों में राज अकेला था, हम शामिल नहीं थे। यहाँ हम दोनों भी हैं, सालों से यहाँ रह रहे हैं, ऐसे अचानक सब कुछ छोड़कर कैसे जा सकते हैं। वर्मा बोले, आज तक राज ने न जाने कितनी लड़कियों को झांसे में फंसाकर छोड़ दिया, तो इस रेणु को छोड़ने में इतना क्यों झिझक रहा है। मिसेस वर्मा बोली, रेणु से शादी उसने हमारे कहने पर की थी। हमने कहा था कि यहाँ पास में ही शादी करके वापस चला जाए, ताकि हमें दहेज भी मिल जाए और काम करने वाली भी। अब अगर दिनकर जी को सब पता चल गया तो बहुत मुश्किल हो सकती है। वर्मा बोले, लेकिन अभी ये कहाँ पता चला है कि ये सब रेणु ने ही किया है। अगर उसको पता चलता तो वो भी अभी तक यहाँ आ जाती। तुम बेकार चिंता कर रहे हो, ऐसा कुछ हुआ तो बाद में संभाल लेंगे। वहीं दूसरी ओर शाम ढलने पर ऋतिक और मनीष एक होटल के कमरे में, स्वाति भी उनके कमरे के बिल्कुल बगल वाले कमरे में थी। दोनों कमरों के बीच एक दरवाज़ा था जो दोनों तरफ से बंद था, लेकिन वहाँ खड़े होकर आराम से सब कुछ सुना जा सकता था। मनीष ने जानबूझकर वो कमरे बुक किए थे। मनीष बोला, क्या हुआ ऋतिक, तो इतना परेशान और चुपचाप क्यों है अचानक से यहाँ इस तरह? बोल यार। ऋतिक बिना कुछ बोले मनीष के गले लग गया और फूट फूट कर रोने लगा। मनीष कुछ पल के बाद बोला, यार बात क्या है? ऋतिक अपने आप को संभालते हुए बोला, मेरा सब कुछ खत्म हो गया यार। मनीष बोला, खुलकर बता, बात क्या है? ऋतिक बोला, मनीष तुझे पता है मैंने शिल्पी से शादी क्यों की थी? मनीष बोला, हाँ, तो उसको प्यार करता था। ऋतिक बोला, नहीं। मनीष बोला, तो फिर? ऋतिक बोला, क्योंकि वो मुझे प्यार करती थी, मैं तो किसी और से प्यार करता था। मनीष बोला, किसी और से? किससे? ऋतिक बोला, स्वाति से। लेकिन स्वाति ने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं, वो तो तुझसे। मनीष बोला, ये तुझे किसने कहा? ऋतिक बोला, शिल्पी ने, और मैंने देखा भी था तुम दोनों को बहुत बार एक दूसरे के साथ। तुझे पता है, जब शिल्पी ने मुझे शादी के लिए कहा तो मैंने साफ मना कर दिया था, क्योंकि मैं स्वाति से बेइंतहा प्यार करता था। लेकिन उसका तेरे साथ कनेक्शन था तो भी मैं खुश था, लेकिन शिल्पी ने मुझे पाने के लिए अपने हाथ की नस काट ली थी। उसका प्यार देखकर मैं भी पिघल गया और पापा की रोक के बावजूद मैंने शादी कर ली। शादी के तुरंत बाद ही उसने अपने रंग दिखा दिए, मुझे परिवार से अलग कर दिया। हर वक्त हिस्सा और जायदाद की बातें। आज तक उसकी एक जिद की वजह से हम साथ नहीं सो पाए हैं। मैंने अपनी तरफ से उसे प्यार देने की हर संभव कोशिश की, इस उम्मीद में कि शायद वो एक ना एक दिन मेरे प्यार की कद्र करेगी। लेकिन कल। मनीष बोला, क्या कल? क्या? ऋतिक बोला, मनीष कल मुझे उसका असली चेहरा दिखा। क्यों वो कभी मेरे करीब नहीं आई? क्यों वो हर वक्त मुझे मजबूर करती थी अपने ही घर से चले जाने को? मनीष, शिल्पी ने मुझे धोखा दिया यार। वो गैर मर्दों के साथ रिश्ते बनाती है और उनके साथ सोने के पैसे भी लेती है। उनकी वीडियो बनाकर उनको ब्लैकमेल करती है। मनीष बोला, व्हाट? ऋतिक बोला, हाँ मनीष, मुझे कोई कहता तो शायद मैं कभी यकीन नहीं करता, लेकिन यह सब मैंने आंखों से देखा है अपने ही घर में। दरअसल मैं रोज़ के झगड़े से बचने के लिए बियर बार में चला जाता था। पीछे से घर में क्या होता था क्या नहीं मालूम नहीं। पिछली रात को मैं घर पर ही रहा। शिल्पी ने बहुत बार कोशिश की पर मैं नहीं गया तो उसने मुझे दूध में बेहोशी की दवाई मिलाकर पिला दी। मैं बेवकूफ़ समझ रहा था कि उसको एहसास हो रहा है। मुझे दूध में कुछ गलत लगा, लेकिन मैंने दूध तो फेंक दिया था। लेकिन जब उसने पहली बार अपनी गोद में मुझे सुलाया तो मैं बस उसमें खो गया, और कब मेरी आग लग गई पता ही नहीं चला। उसे लगा होगा शायद मैं बेहोश हो गया हूँ, इसलिए उसने एक बंदे को घर पर बुलाया। कुछ आवाज़ की वजह से मेरी आँख खुली। मैं उठकर हाल में गया तो देखा कि शिल्पी अर्धनग्न हालत में थी और वो बंदा नग्न हालत में, और शिल्पी उसको कह रही थी कि अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है करण, कल तक मुझे मेरे पैसे मिल जाने चाहिए, वरना ये वीडियो वायरल होने में चंद सेकंड लगेंगे। वो सस कपड़े पहनकर बोला, ओह, तो अब मैं समझा कि क्यों कोई बंदा ज़्यादा दिन तक इस बार में नहीं रुकता, तुमसे बचने और अपनी बदनामी की वजह से। फिर शिल्पी बोली, मेरे लिए यह कोई नया नहीं है, पैसे लेकर आओ और वीडियो डिलीट करवाओ
और तुम जाओगे तो कोई और आ जाएगा। वो बंदा उसी बार में काम करता था जहाँ मैं जाता था। मैं सारा माजरा समझ गया। जब भी मैं बेहोशी की हालत में वहाँ के सस के साथ घर आता था, शिल्पी उसके साथ, और फिर उसकी वीडियो बनाकर ब्लैकमेल। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन दोनों की डील होते ही वो बंदा तो चला गया। उसके बाद शिल्पी ने खुद सारी बातें कबूल की। मुझसे शादी सिर्फ पैसों के लिए की थी, लेकिन मैंने पापा से कभी हिस्सा मांगा ही नहीं, तो पैसे कहाँ से देता। मनीष बोला, पैसे दे भी देता तो भी शिल्पी ये सब ही करने वाली थी। ऋतिक बोला, क्या मतलब। मनीष बोला, मतलब ये कि मैं शिल्पी के बारे में पहले से ही बहुत कुछ सुन चुका था, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था। मैंने तुझे रोका भी था और मेरे ही कहने पर अंकल ने तुझे मना किया था। मुझे लगा तू उनकी बात मानेगा, पर तू उस वक्त, खैर जाने दे, जो हो गया सो हो गया। ये बता, अभी शिल्पी कहाँ है। ऋतिक बोला, मैंने उसे छोड़ दिया। उससे हर रिश्ता ख़त्म करके आया हूँ। मेरा अब उससे कोई वास्ता नहीं। मेरी किस्मत ही ख़राब है यार, जिससे प्यार किया। मनीष बीच में बोलते हुए बोला, एक मिनट ऋतिक, इससे पहले कि तू कुछ और बोले, मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ। मेरे और स्वाति के बीच कुछ नहीं है। हम सिर्फ बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि स्वाति भी किसी और से प्यार करती है। मुझसे नहीं, और कॉलेज के दिनों से ही करती है। ऋतिक बोला, किसी और से? तो उसने अब तक शादी क्यों नहीं की। मनीष बोला, क्योंकि उस लड़के ने कहीं और अपना घर बसा लिया था। अगर वो मेरे साथ प्यार में होती तो अब तक हम एक हो चुके होते। ये बात मैंने बहुत बार तुझे बतानी चाहिए, पर तूने कभी माना ही नहीं, सुनी ही नहीं। ऋतिक बोला, ओ कौन था वो लड़का। मनीष बोला, जानना चाहते हैं तो खुद स्वाति से पूछ ले। दरवाजे की दूसरी ओर स्वाति ने जब ये सुना कि शिल्पी ने ऋतिक को धोखा दिया है, तब से ही वो रो रही थी। वो अपने बिस्तर में बैठी बस ऋतिक के लिए दुखी हो रही थी। ऋतिक बोला, स्वाति से। मनीष बोला, हाँ चल मेरे साथ। मनीष ने ऋतिक का हाथ पकड़ा और उसे स्वाति के कमरे तक ले आए। मनीष ने दरवाज़ा बजाया। स्वाति ने अपने आप को संभालते हुए दरवाज़ा खोला। वो दोनों भीतर गए। मनीष बोला, ये देख रहा है ऋतिक, इसकी सूजी हुई आंखें, ये बहते हुए आंसू। ऋतिक बोला, लेकिन ये यहाँ कैसे। मनीष बोला, अभी भी तुझे समझाना पड़ेगा। ऋतिक बोला, स्वाति तुम। मनीष बोला, तेरी गाड़ी तुम पर ही अटकी रहेगी पागल। ये तुझसे प्यार करती है कॉलेज के समय से। उस शिल्पी ने न जाने तेरे दिमाग में क्या कचरा डाल दिया था। ये आज मेरे साथ यहाँ आई है। जब तेरा फ़ोन आया तब स्वाति वहीं थी। जैसे ही उसे पता चला तू परेशान है, यहाँ आने की जिद करने लगी। अब अगर तेरे दिमाग में ये चल रहा है कि स्वाति मेरे घर क्यों, तो उसका जवाब भी है। वो मेरे घर रेणु की वजह से आई थी, और इसने रेणु और अंकल के लिए जो। स्वाति ने झट से मनीष के ओठों पर हाथ रखकर कहा, तुम्हें मेरी कसम मनीष, प्लीज़। मनीष बोला, ठीक है, नहीं कहता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, ऋतिक तेरा प्यार स्वाति थी और है। ऋतिक ने स्वाति के पास जाकर उसको गले से लगा लिया और कहा, आई एम सॉरी स्वाति, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, पर मुझे लगा तुम मनीष से, इसलिए तुम्हारी खुशी के लिए तुमसे दूर हो गया। लेकिन एक पल भी मैं तुम्हें भूल नहीं पाया। मुझे माफ़ कर दो यार। स्वाति को तो जैसे पूरे जहाँ की खुशी मिल गई हो। वो बस ऋतिक की बाहों में खो गई। तभी स्वाति के फ़ोन पर रेणु का फ़ोन आया। स्वाति ने फ़ोन उठाया तो सामने से दिनकर की आवाज़ थी। स्वाति बोली, हेलो। दिनकर बोले, हेलो स्वाति बेटा, कहाँ हो तुम, और ये मनीष कहाँ है। उससे फ़ोन लगा रहा हूँ, स्विच ऑफ आ रहा है। स्वाति बोली, अंकल वो मेरे साथ ही है, कहिए क्या बात है। दिनकर बोला, बेटा रेणु कब से कमरे में गई है। मुझे कहा थक गई हूँ, आराम कर रही हूँ, अपना बैग और फ़ोन भी बाहर ही छोड़ दिया था। अभी उठाने गए तो दरवाज़ा अंदर से बंद है। बहुत बार बजाया पर खोल नहीं रही है। मुझे अभी घबराहट हो रही है, तुम लोग जल्दी आ जाओ। स्वाति बोली, हाँ अंकल हम अभी आते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। स्वाति फ़ोन रखते ही तुरंत ऋतिक और मनीष के साथ चल दी। रास्ते में मनीष ने ऋतिक को रेणु के साथ हुई आप बीती को बताया। तीनों घर पहुंचे और बड़ी मुश्किल से दरवाज़ा खोला गया। दिनकर ऋतिक को देखकर हैरान हो गए थे, लेकिन उस वक्त हालात सवाल पूछने के नहीं थे। भीतर देखा तो रेणु अपने बेड पर बेहोशी की हालत में थी। उसे देखकर लग रहा था शायद उसने कोई जहरीला पदार्थ या कुछ हानिकारक चीज़ खा ली थी। मनीष ने तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन किया। ऋतिक उसे गोद में उठाकर बाहर की ओर दौड़ा। एम्बुलेंस के आते ही ऋतिक रेणु के साथ उसमें बैठ गया।
दिनकर, स्वाति और मनीष दूसरे साधन से हॉस्पिटल पहुंचे। शुरुआती जांच से रेणु की कंडीशन बहुत सीरियस थी, लेकिन बेहतर उपचार से उसकी स्थिति में सुधार आया। डॉक्टर बोले फिनाइल पिया गया है, अभी हालात ठीक है, लेकिन अभी वो बेहोश है, कुछ घंटे लगेंगे होश में आने के लिए। रेणु की हालत से सभी सख्ती में आ गए। हॉस्पिटल में सभी एक दूसरे को ढांढस बंधा रहे थे। वहीं दूसरी ओर लिली ने उस वक्त राज से बहस नहीं की, लेकिन स्वाति के फ़ोन ने उसे उलझन में तो डाल दिया था, इसलिए उसने विलियम्स को राज की जासूसी में लगा दिया था। लिली को हिंदी अच्छे से समझ नहीं आती थी, इसलिए उसने विलियम्स को मोटी रकम देकर राज को आने वाले और जाने वाले हर फ़ोन की निगरानी रखने को कहा था। विलियम्स ने राज और उसकी मम्मी के बीच हुए फ़ोन की सारी डिटेल लिली को दे दी थी, जिससे लिली के सामने राज और रेणु का रिश्ता साफ जाहिर हो गया था। लिली ने विलियम के साथ मिलकर राज के खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठे कर लिए। अब समय था राज को सबक सिखाने का। लिली ने धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप लगाकर अमेरिकन पुलिस की मदद से राज को गिरफ्तार करवा लिया। वहाँ की पुलिस को टार्चर राज ज़्यादा समय तक सह नहीं सका और सब कुछ कबूल कर लिया। अमेरिकन पुलिस ने भारतीय पुलिस की मदद से राज की सारी चिट्ठे खोलने में जुट गई। हॉस्पिटल में पुलिस बोला, आप सभी मिस्टर राज वर्मा को जानते हैं? ऋतिक बोला, हाँ सर, क्या हुआ? पुलिस बोला, उनको अमेरिका में जालसाजी और धोखाधड़ी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको उनसे क्या रिश्ता है? स्वाति बोली, उसने मेरी सहेली के साथ भी धोखा किया है सर। वो वहाँ अमेरिका में पहले से ही शादीशुदा होने के बावजूद यहाँ इंडिया में दोबारा शादी की और दहेज भी वसूल किया। उसकी वजह से ही रेणु ने अपनी जान देने की भी कोशिश की। पुलिस बोला, उनके खिलाफ ऐसे 4-5 केस है। हमने उनके पेरेंट्स को भी गिरफ्तार कर लिया है। आप में से किसी को हमारे साथ थाने चलना होगा। मनीष बोला, मैं चलता हूँ सर, मुझे सारी डिटेल मालूम है, मैं उसका मुँह बोला भाई हूँ। पुलिस बोला, ठीक है चलिए। मनीष पुलिस के साथ चल दिया। इस बीच ऋतिक ने भी दिनकर को अपनी वहाँ आने की आप बीती बताई। कुछ घंटों बाद रेणु को होश आया, तब तक मनीष भी आ चुका था। कुछ समय बाद जब रेणु ठीक हुई, उसे सारी हकीकत बताई गई। स्वाति के एक फ़ोन की वजह से आज राज सलाखों के पीछे था। लिली को सूझबूझ और राज की बेपरवाही आज सबके सामने थी। रेणु ने अपना प्यार भले ही खो दिया, लेकिन राज उस प्यार के लायक कभी था ही नहीं। पुलिस की मदद से कुछ महीनों बाद स्वाति को उसका घर भी वापस मिल गया था, जो दहेज की रकम अदायगी के लिए बेच दिया था। राज की सारी जायदाद जब्त कर ली गई थी, जिसको जमा करने के लिए उसने न जाने कितनी मासूम लड़कियों के दिल से खेला था। ऋतिक ने वो घर फिर से खरीदकर स्वाति को अपने प्यार का तोहफा दिया था। रेणु आज खुश है, स्वाति के लिए, ऋतिक के लिए, अपने पापा के लिए और खुद के लिए।